भाई जैसे कि हम आपको पता है कि केमिस्ट्री में RO-RM के लिए आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बिल्कुल फ्री में पूरी RO-RM के एग्जाम से पहले एकदम पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ आपको देने वाला हूं। तो मेरे भाई पीरियोडिक टेबल का मैं आपको पहला वीडियो कल दे चुका था और आप बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स बनाए होंगे और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश किए होंगे। मेरे भाई अगर उतना आप कर लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये मान लो 15 क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, यकीन मानो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एटॉमिक रेडियस बात करते हैं और एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये सब देखते हैं। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ये लो मैं RO-RM 2016 का सवाल लेके आया हूँ, है ना, 2019 का सवाल लेके आया हूँ। तो मेरे भाई एक एक सवाल करेंगे, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसी कॉन्सेप्ट के बेस में हम पूरा बेहतरीन तरीके के साथ में आपको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक रेडियस, इसी को आयनिक रेडियस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है मेरे भाई? देखिए डिफिनीशन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपके बेसिक जानकारी के लिए कि अगर कहीं पूछ ना ले तो फिर दिक्कत आपको हो जाएगी। तो बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है ये रेडियस। तो ध्यान से देखना RO-RM में बेहतरीन यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो ध्यान से देखना, जैसे मेरे भाई आपको पता है ये एटम है, ठीक है। अब ये एटम है और इस प्रकार एटम बना होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। तो ध्यान से देखना, मैं आपको कलर बाय कलर आपको समझाऊंगा मेरे भाई। ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे मतलब न्यूक्लियस होता है और इस प्रकार सेल बाई सेल आपके एटम बना होता है। मैं पहले वीडियो में आपको समझाया था। तो मेरे भाई ये न्यूक्लियस की दूरी और मेरे भाई जो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसी को मेरे भाई रेडियस बोलते हैं। क्या बोला मेरे भाई? सबसे दूर वाला, जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, उसके बीच की जो दूरी है, उसी को मेरे भाई, उसी को रेडियस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे भाई रेडियस क्या है? क्या आपको रेडियस क्लियर हुआ? लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड रेडियस। क्या आपको क्लियर हुआ? लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो दूरी होती है उसी को रेडियस बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। रेडियस से इतने बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप बताइएगा, और इतने सरल तरीके से आपको समझा दिया रेडियस कि आप कभी भी भूल सकता ही नहीं है। अब देखो, आयनाइजेशन एनर्जी आती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों को साथ में देखेंगे। उसका रीजन क्या है आप देखिएगा। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे भाई ये एटम है, ठीक है, ये एटम है। अब आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है मेरे भाई? ध्यान से सुनना, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो एनर्जी जो हम किसी एटम को दे दें तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए। वो एनर्जी जो हम इलेक्ट्रॉन को दे दें, जो हम एटम को दे दें तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए। मैं क्या कहता हूँ? एक ऐसी एनर्जी, ये देख लो मैं सिंबल बनाए दे रहा हूँ, ये एनर्जी ई लिखे दे रहा हूँ। ऐसी एनर्जी जो हम किसी एटम को दे दें मेरे भाई, ये है एटम को दे दें तो इससे मेरे भाई इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब इससे सरल भाषा में नहीं हो सकता मेरे भाई, और इस कंटेंट के लिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा सपोर्ट बेहतरीन तरीके से बनाइए तो मज़ा आ जाएगी। अब देखो, इलेक्ट्रॉन गेन आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्लियर हो गया। एक ऐसी एनर्जी जो हम किसी एटम को दे दें तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए, खत्म। ये आपकी डिफिनीशन हो गई। और हिंदी से जो चीज़ समझ में आएगी ना, वो इंग्लिश से उतना आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से आप तो आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर कोई आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता है कि ये होता क्या है, कैसे होता है, तो आप तुरंत बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा मेरे भाई, जैसे ये कोई एटम है, इसलिए मैं दोनों को साथ में लिख के आया हूँ। इसका एकदम उल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इसका उल्टा कैसे? इसका उल्टा मतलब वो है कि इससे एक ऐसी एनर्जी को निकाल दो जिससे मेरे भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। बिल्कुल एकदम क्लियर हुआ, एकदम उल्टा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है सर? वो एनर्जी है जो किसी एटम को दे दें तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है सर एक ऐसी एनर्जी होती है जो हम किसी एटम से निकाल लें। अब ये किसी एटम से निकाल लें तो उसमें एक
इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो उसे आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देंगे। क्या आपको क्लियर हुआ? क्या इतनी छोटी छोटी बातें आप याद नहीं कर सकते हो? ये नॉर्मल डायग्राम बना लो मेरे भाई, कभी आपसे क्वेश्चन भूल नहीं सकता है ना। अभी इस चीज को याद रखना, ई जो है ना वो एनर्जी होती है। वो क्या होती है? एनर्जी होती है। आपको क्लियर हुआ? एनर्जी होती है, बस आपको क्लियर हो गया। दोनों चीज़ क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। अगर मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको कराऊंगा। अब इसके बाद में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है और मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी पहले देख लो क्या है। मेटालिक प्रॉपर्टी कुछ नहीं मेरे भाई, मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मेटल बनाने की प्रॉपर्टी जो होती है, जो एलिमेंट होते हैं, जैसे मेरे भाई मान लो आयरन ले लिए, ठीक है। अब आयरन में मेटल बनाने की क्षमता है, प्रॉपर्टी है, तो वो उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे मान लो आप क्या ले लिए, मैग्नीशियम ले लिए, तो मैग्नीशियम से भी मेटल बनाया जा सकता है, तो उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी हो गई। कुल मिला के मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप अगर आयरन उससे मतलब मेटल बना सकते हैं, अगर कोई भी मेटल वाला पदार्थ बना सकते हैं, कोई भी मेटल वाला सबस्टेंस बना सकते हैं, वही मेटालिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। मेटालिक प्रॉपर्टी का ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही है मेटल बनाने मतलब जिन एलिमेंट का मेटल बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है, जैसे आयरन में बहुत सारे मेटल बनाए जा सकते हैं, इसलिए आयरन का मेटालिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसको देख लेना है। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आपको समझाता हूँ क्या होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ये जैसे एटम है, ठीक है। तो एटम में कहीं से आप इलेक्ट्रॉन लाओ, कहीं से भी आप एक इलेक्ट्रॉन लाओ, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जितने भी आपको लाना होगा, कहीं से आप ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आओ और इस एटम में ऐड कर दो, तो ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगी, क्या आपको क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में ऐड करना, कुल मिला के ये है एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है। अब मेरे भाई एक बार पूरे देख लो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरह ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी थोड़ा सा पॉइंट डाल लेना, थोड़ा सा मैं छूट गया था। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। अब सर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या है? कुछ नहीं मेरे भाई, जो अभी आप देख के आए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये प्लस है और मेरे भाई ये एटम है, ठीक है। अब मेरे भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना किसी एटम में, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल देना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो गई। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देना किसी एटम से, 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 2 3 जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहे हैं किसी एटम से, तो उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं किसी एटम में तो उसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलेंगे। और मेरे भाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी होती है जो किसी एटम को दे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाए। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? वो एनर्जी होती है जो किसी एटम से निकाल दे तो उससे इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। दोनों क्लियर हुआ। रेडियस क्या है? रेडियस मेरे भाई न्यूक्लियस और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी को रेडियस बोलते हैं। सभी आपको नोट पॉइंट क्लियर हो गए हैं, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिया हूँ। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये लो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब ये डिफिनीशन में आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से आपको समझाया गया है कि अब आप ये मत पूछो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है, क्या कैसे है, कुछ आपको नहीं पूछना, बस जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार अब आपको याद करना है। जैसे ये एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मतलब एक साइड आपको रेडियस लिख लो, एक साइड आप रेडियस लिख लो। मेरे भाई इसको तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी डायरेक्टली होता है, ये भी डायरेक्टली होता है, ये भी डायरेक्टली होता है। कुल मिला के ये प्रोपोर्शनल कहलाता है इस तरह के। अब देख लो मेरे भाई ये जो एटॉमिक रेडियस है ना, वो मेटालिक करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है, अगर सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होता है, जैसे ये सीधा
सीधा बिल्कुल है, सीधा सीधा है। मतलब ये कि अगर मेरे भाई अगर आप इसे बढ़ाओगे, अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, और अगर मेटालिक कैरेक्टर घटाओगे तो रेडियस घटेगा। क्लियर हुआ है आपका बात? ये बात आप सहमत हैं इस बात से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। जो मेरे भाई एक साइड जो केस होगा, अगर एक साइड घटाओगे तो उस साइड भी घटेगा, अगर एक साइड बढ़ाओगे तो उस साइड भी बढ़ेगा। ये सीधे सीधे में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। यहाँ भी अगर ध्यान से देखोगे रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को घटाओगे तो रेडियस घटेगा। क्लियर हुआ? एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, फिर यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी, 1 अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी। अब जब 1 अपॉन में कोई संख्या होती है ना तो उल्टा हो जाता है। जैसे मेरे भाई इसको बढ़ाओगे ना तो ये घटेगा, अगर इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। क्या आपको क्लियर हो रहा है? ये तो फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मेरे भाई जब कोई इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जो एक साइड होता है वही दूसरे साइड होता है। जब कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली का मतलब ये सोच लो, इनवर्सली मतलब उल्टा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये 1 अपॉन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर इसे बढ़ाओगे तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ाओगे अरे घटाओगे तो ये बढ़ेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी देख लीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी की तरह बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया, पूरे क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, ये लो मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या था? पहला मैं एकदम पहला क्वेश्चन आपको समझा के हूँ। मेटालिक कैरेक्टर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अगर मेटालिक कैरेक्टर बोलेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलेगा तो इनवर्सली होता है। इसका मतलब ये कि अगर रेडियस को बढ़ाओगे तो ये घटेगा, अगर इसे घटाओगे तो मेरे भाई ये बढ़ेगा। अब ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब देखिएगा एक नंबर के अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब एक बार मैं आपको पेरियोडिक टेबल में ले जाना चाहूँगा। पहले एक चीज़ सीख लो, फिर पेरियोडिक टेबल में थोड़ा सा जाएंगे, जिससे आपकी पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, इस प्रकार मान लो पेरियोडिक टेबल है, एक इस प्रकार जाएगा और एक इस प्रकार मान लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ये लेफ़्ट होता है, ये राइट होता है ना, ये अप होता है और ये डाउन होता है। ये होता, इतना चीज़ आपके सामने पेरियोडिक टेबल में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे, अगर इस साइड जाओगे, इस साइड जाओगे तो आर का मान घटता है, आर का मान घटता है मतलब रेडियस घटता है। मतलब अगर किसी पेरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से आप राइट में जाओगे, लेफ़्ट से आप राइट में जाओगे, नोट कर लो, लेफ़्ट से अगर आप राइट में जाओगे, मैं साइन बाकी बना दिया हूँ, लेफ़्ट से अगर राइट में जाओगे तो आर का मान घटता है, एटॉमिक रेडियस का मान घटता है। लेकिन अगर सर आप टॉप से बॉटम में जाओगे, अगर इस प्रकार जाओगे, नीचे की ओर जाओगे तो आर का मान बढ़ता है। दोनों पॉइंट अगर नोट कर लिए हो तो अब आपको पता है कि मैं अभी आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट समझा के आया हूँ, इतने सारे। मतलब ये कि अगर जहाँ पे जैसे लेफ़्ट से राइट जाने में आर का मान घटता है, लेफ़्ट से राइट जाने में आर का मान घटता है, जब आर का मान डिक्रीज होता है तो ध्यान से देखो मेटालिक प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई? आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी लेफ्ट से राइट में जाने में, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी क्योंकि इन्वर्सली है, ठीक है। जहाँ मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है इन्वर्सली है तो लेफ्ट से राइट जाने में रेडियस घट रहा है तो ये बढ़ेगी। क्या आपको क्लियर हो गया? मैं यही आपको समझाना चाहता था। अब देख लो एक बार पेरियोडिक टेबल में भी देख लो। अब ये पेरियोडिक टेबल है, जैसे कि आपको पता है ये पेरियोडिक टेबल है। अगर इस पेरियोडिक टेबल में उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, कुल मिला के ये है कि अगर इस साइड आप जाओगे, ये लेफ्ट है, ये राइट है, अगर इस साइड जाओगे तो आर का मान घटेगा, बात खत्म। इसके बाद में ये टॉप है और ये बॉटम है, तो अगर सर इस साइड जाओगे टॉप से बॉटम की ओर तो आर का मान बढ़ता है, आर का मान बढ़ता है। ये आपको अगर क्लियर हो गया है, अब क्वेश्चन करना, देखना। क्वेश्चन ये है कि जैसे हाइड्रोजन में आपको बताया था F है, Cl
Bri, ये हाइड्रोजन होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल सर होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें आप बताओ कि सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी है, सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी है, जल्दी बताओ सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी है। तो तुरंत आपके दिमाग में पीरियोडिक टेबल आना चाहिए कि ये भाई होते किस प्रकार हैं, लिखे किस प्रकार हैं। तो ध्यान से देखोगे, जाके पीरियोडिक टेबल में देखो, ये देखो। अगर पीरियोडिक टेबल में आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा मेरे दोस्त, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको जूम कर दिया हूँ, लिखा हुआ है FClBrIAT, है ना। कुल मिला के बिल्कुल ये सीधी इस प्रकार आपको FClBrIAT दिख रहे हैं। किस प्रकार दिख रहे हैं मेरे भाई? FClBrI इस प्रकार आपके सामने दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये तो सर अगर ध्यान से देखोगे, इसमें सर अगर टॉप से इस प्रकार जाओगे, नीचे की ओर जाओगे, टॉप से बॉटम जाओगे, तो आपको पता है आर का मान क्या होता है, आर का मान बढ़ता है। टॉप से बॉटम की ओर जाओगे तो आर का मान बढ़ता है। तो ध्यान से देखो, FClBrIAT इस प्रकार लिखा हुआ है, एकदम सीधी सीधी लिखी है। मतलब ये कि अब इसमें देखो, ये लो, ये पीरियोडिक टेबल में हमने देख के आया हूँ कि ये जो है ना इस प्रकार का बन रहा है, FClBrI इस प्रकार आपके सामने बन रहा है। तो ये वाला केस हो गया सर। अप से डाउन जब जाओगे, अप से डाउन जाओगे तो आर का मान क्या होता है? बढ़ता है सर, आर का मान बढ़ता है। मतलब ये आर का मान बढ़ता है, तो आर का मान सबसे ज़्यादा किसका होगा? आर का मान सबसे ज़्यादा किसका होगा मेरे भाई? इसका होगा। जो सबसे दूरी होगा आर का मान उसी का ज़्यादा होता है। पीरियोडिक टेबल में जो जितना दूर होता है आर का मान उतना ही होता है। क्योंकि मैं आपको बताया हूँ, जब आप टॉप से डाउन की ओर जाते हो तो आर का मान बढ़ता है। तो मेरे भाई कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे लास्ट में आई है, तो आई का सब ज़्यादा हो जाएगा रेडियस, फिर बी का हो जाएगा, फिर Cl का हो जाएगा। इस प्रकार आपके सामने ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। किसका? ये रेडियस का ऑर्डर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब आप बताओगे कि मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर इसी में बताना है कि मेटालिक कैरेक्टर किस प्रकार इंक्रीज होगा, ये बताओ। मेटालिक कैरेक्टर किस प्रकार इंक्रीज होगा, ये बताओ। तो मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटालिक कैरेक्टर के। मैं भी आपको दिखा के आया हूं, आपको दिल दिमाग में उन क्वेश्चनों को रखना पड़ेगा। अब मेटालिक कैरेक्टर की जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो उसका मतलब ये है कि जिस प्रकार रेडियस है यही ऑर्डर मेटालिक कैरेक्टर का बन जाएगा। अगर आपसे पूछ ले नॉन मेटालिक कैरेक्टर का बताओ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? ये प्रैक्टिस से आएगा। आप क्या लिखोगे? आपको पता है कि रेडियस जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, मतलब उल्टा होती है। तो ये अगर रेडियस का सीक्वेंस है, ये रेडियस का है, तो इसका उल्टा हो जाएगा FClBrI, और इसका उल्टा हो जाएगा किसमें? नॉन मेटालिक कैरेक्टर में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बोलेगा कोई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आपको पता है रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, तो ये वाला हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ये हो जाएगा। उल्टा कुल मिला के करते जाना है, जो इनवर्सली में है तो उल्टा, जो डायरेक्टली में है तो डायरेक्टली। अब आ जाओ, लो आर्यम का सवाल अब फोड़ो। आरो आर्यम ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोटिंग एलिमेंट्स, मतलब दिए गए जो एलिमेंट दिए हुए हैं इसमें से रेडियस की इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर कि मतलब किसका रेडियस ज़्यादा है। पहले में लिखा हुआ है SOSEC, ठीक है, इनका देख लो, है ना। अब इसके बाद में दूसरे में लिखा OCSSC, ठीक है। इसके बाद में OSSEC, ठीक। इसके बाद में COSSC। अब इसमें से देखना है किसका रेडियस ज़्यादा है। तो मेरे भाई अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अब आपको पीरियोडिक टेबल में ये पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में जितना ज़्यादा पीरियोडिक टेबल को बार के बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये OSSC वाली लाइन कौन सी होती पीरियोडिक टेबल में, पहले तो ये देख लो तुम। तो ये कौन सी लाइन है, ये पहुंच गए हम वहीं पे। अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो OSSCT, ये वाली लाइन लिखी हुई है
OS और मेरे भाई फिर ये C भी बीच में डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, अगर मेरे भाई ये सीधी है ना, अगर ये सीधी है तो अगर यहाँ पे डाउन की ओर जाओगे, डाउन की ओर, तो R बढ़ेगा, मतलब सबसे ज़्यादा R किसका होगा, SC का होगा। लेकिन आपको पता है सर, इस साइड जब जाते हैं तो R का मान घटता भी है, मतलब सर O जो है ना, O का मान जो है C से कम है, O का मान C से कम है। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो, मैं पेज एक बना रहा हूँ, OSSC, तो ध्यान से देखोगे इस प्रकार आपके सामने है, C यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना, C इस प्रकार लिखा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे O लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, SC लिखा हुआ है, यहाँ पे C लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि अगर इस साइड जाएंगे, इस प्रकार जाएंगे तो R का मान बढ़ता है, और जब इस साइड जाते हैं तो R का मान क्या होता है सर, घटता है। इस चीज़ को आप नोट कर लिए हैं। तो जब R का मान इस प्रकार में नीचे से ऊपर में जाने में R का मान बढ़ता है ना, तो मेरे भाई SC का सब ज़्यादा होगा, मतलब सर SC का तो सबसे ज़्यादा होगा, S से भी ज़्यादा होगा, फिर मेरे भाई O का ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बिहारी ध्यान से देखोगे, O का ज़्यादा तो होगा, ये वाला सेक्वेंस तो बिल्कुल आपका सही है। लेकिन यहाँ से देखोगे, अगर C भी क्वेश्चन में C का भी जिक्र किया हुआ है, तो C और O का रिलेशन जब देखेंगे तो सर जब इस प्रकार जाएंगे तो R का मान घटा, R का मान जब घटा तो C का ज़्यादा हो गया और O का कम हो गया। मतलब R का जब मान घटता है तो दूर वाले का बहुत कम हो गया। मतलब जो यहाँ पे है ना, O का जो है कम है C से, O का कम है C से, R का मान घटता है। तो मेरे भाई ध्यान से समझो, R का मान जब घटा, इस तरह जाने में घट रहा है, मतलब ये कि मेरे भाई इसका तो ज़्यादा होगा इससे भाई, क्योंकि इस तरह जाने में घट रहा है, क्योंकि इस तरह जाने में जब बढ़ रहा था तो मेरे भाई इसका कुछ रहा होगा, फिर थोड़ा सा इसका बढ़ा, फिर थोड़ा सा इसका बढ़ा, फिर उसके बाद में जो आएंगे उसका बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार जब इसका इस प्रकार में घट रहा है, मतलब इसका घटा होगा, फिर इसके बाद इसका इस प्रकार घटते घटते फिर इसका घट गया होगा। तो मतलब ये कि O का जो रेडियस है ना, वो C से कम है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो ये लो, अब क्वेश्चन ख़त्म है, ये लो क्वेश्चन अब तो ख़त्म है, अब कोई चांस नहीं है क्वेश्चन बचने का। तो देखो लिखा हुआ है, तो पहला तो गलत है, मैं आपको दिखा चुका हूँ, पहला तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला एकदम गलत है। दूसरा ध्यान से देखोगे कि मेरे भाई O का मान ज़्यादा है, फिर C दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से मेरे भाई ये भी गलत हो गया। उसका रीज़न क्या है, ये भी गलत हो गया। बताओ क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैं ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें C का मान कम कर दिया है, O का ज़्यादा कर दिया, तो गलत हो गया, क्योंकि O का मान C से कम है, मेरे भाई ये भी गलत हो गया। और ये वाला आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि ध्यान से देखोगे C सबसे बड़ा हो गया, फिर मेरे भाई O हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपको बताना है, सॉरी, एक मिनट, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, पेपर का सवाल है, गलत होना नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखोगे, O का मान, देखो O का मान, C का मान था, अरे यार, हाँ, C का जो मान है वो ग्रेटर देन था O से, ठीक है, O से कितना था, ज़्यादा था, ठीक है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपको बताना है, तो मेरे भाई तो डी ऑप्शन, सॉरी कंफ्यूज कर दिया था, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आप खुद देखो मेरे भाई, C का सबसे ज़्यादा है, ठीक, फिर O, फिर मेरे भाई S, फिर SE, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। एक मिनट यार, आप लोग कंफ्यूज करके रखवा दिए। ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है, जैसे देखो 1 2 3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना, 1 2 3 4 5, तो पहले कम को लिख रहे हो, फिर ज़्यादा को, फिर और ज़्यादा को, फिर और ज़्यादा को। तो सबसे कम किसका है पहले बताओ, सबसे कम किसका है? तो सबसे कम O का है, फिर S का है, फिर SC का है,
फिर सी का है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ध्यान से समझना मेरे भाई, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई चीज़ लिखते हैं, यहाँ से बहुत बेहतरीन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे गिनती को किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले कम को लिखते हैं फिर बड़ा को। जैसे 1 2 3 4 5 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होता है, पहले छोटा फिर उससे थोड़ा सा बड़ा फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा कौन सा था, ओ था सर, ओ ओ, फिर एस था, फिर एस सी उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा सी था, क्योंकि लेफ्ट से राइट में जाने में सी का किसका मान घटता है, आर का मान घटता है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। थोड़ा सा इसको दोबारा देख लीजिएगा, इसमें प्रैक्टिस दबा के करना पड़ेगा तभी आपका आएगा। अब इसके बाद में देखो सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी होगी, इसमें से सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी होगी, ये भी RORM 2016 का सवाल है, 2016 का। इसमें बताओ मेरे भाई, इसमें बताओ सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी होगी, सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किसकी होगी, जल्दी बताओ स्मॉलेस्ट रेडियस। तो आपको पता है मेरे भाई F है, CLBRI होता है, ठीक है। अब इस प्रकार में इंक्रीज होती है, आपको पता है आर बढ़ता है, मतलब सबसे बड़ा इसका होगा, सबसे छोटा इसका होगा, मतलब सर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस प्रकार आपको देख लेना है। थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन में मेरे को टाइम लग गया था, आप कंफ्यूज कर दिए थे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को दोबारा आपको करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर हर चीज़ में आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूँ, कैसे आपको देखना है मेरे भाई। लेफ्ट राइट सब आप देख लो, एलिमेंट आपको कुछ याद होने चाहिए, नहीं तो आप पेपर में ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो दोबारा वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा, वहाँ पे कंफ्यूजन आया था, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जब रफ में एक बार लिखेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल अपने से देखेंगे, फिर उनको सोचने की कोशिश करेंगे कि लेफ्ट राइट जाने में अगर वो बढ़ रहा है तो क्या घटेगा, कैसे घटेगा, और हर चीज़ आपको लॉजिक मैं बता दिया हूँ कैसे देखना है। जैसे मान लो ये खड़े खड़े वाले चित्र में किसी क्वेश्चन में बोल दिया, मान लो CRMN CRMO और W और SG, इसमें अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ लिया तो ये खड़ा खड़ा इस प्रकार बनेगा। अगर सर इस प्रकार एलिमेंट में पूछेगा तो इस प्रकार आप बना लो, है ना, तुरंत रफ में बना लो। इसके बाद में ये ध्यान करो कि इस तरह जाने में R बढ़ता है कि घटता है, इस तरह जाने में R बढ़ता है कि घटता है, इस प्रकार आपको देखना है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ है। अगर आपको ये वीडियो क्लियर हुआ है तो IRM में 1 से 2 क्वेश्चन क्लियर रखो, आपके 1 से 2 क्वेश्चन क्लियर रखो, और आज के बाद में पीरियोडिक टेबल आपका क्लियर हो गया है। अब वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए थोड़ा सा वीडियो को। तो RORM के मैं साथ में साथ प्रीवियस ईयर कराए दे रहा हूँ, उससे आपको ये अनुमान होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब मैं मेरे भाई थोड़ा सा आज मेरे को छूट गया था, और वो क्वेश्चन है 2019 के रेडियो ऑपरेटर के सवाल, RO का सवाल छूट गया है थोड़ा सा प्रीवियस ईयर। तो कल सबसे पहले आते ही प्रीवियस ईयर को फोड़ेंगे, रेडियस इंक्रीजिंग। तो अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, कल पहले आप ही बताएंगे, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। तो वीडियो आपको लंबे मिलने लगे हैं। जय हिंद।